नमस्कार सभी को। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि आज के दिन महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, लाल बहादुर शास्त्री जैसे ईमानदार और कर्मठ नेता, विजयदशमी का पर्व और स्वयंसेवक संगठन संघ का जो शताब्दी वर्ष है वो आज ही के दिन है और पूरी दुनिया इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। महात्मा गांधी के बारे में सबने बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है और हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की सोच के बाहर कुछ भी नहीं है और उनके बिना भी कुछ भी नहीं है। जिसे भारत का फकीर कहा जाता था कभी, जिसे पहला गिरमिटिया कहा जाता है, वो व्यक्ति जिसने कांग्रेस जो एक दबाव समूह के रूप में काम कर रही थी उससे उसे एक आंदोलन का रूप दे दिया। एक हमारे देश का आध्यात्मिक नेता जिसकी कर्मस्थली अफ्रीका और इंडिया दोनों रही, उन्होंने रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चलाया और अंततः सबसे लास्ट में सांप्रदायिक उपद्रव को शांत करने को लेकर वो लगातार सक्रिय रहे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं महात्मा गांधी अपने जीवन के 6 साल 4 महीने और 24 दिन जेल में रहे। 70 बार उन्होंने लोगों के लिए, लोकहित के लिए उपवास किया। उन्होंने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग, खिलाफत जैसे आंदोलन और खासतौर से उनकी प्रैक्टिस जो रही वो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, राजकोट जैसे स्थान रहे। मैं महात्मा गांधी के बारे में आपको जीवनी में ये नहीं बताने वाला हूं कि महात्मा गांधी का जन्म वहां हुआ या उनके पिताजी का नाम ये था, मां का नाम ये था। ये सामान्यतः लोग आज के दिन इस पर बात करते हैं, पर मैं उस महात्मा गांधी के बारे में आज बात करने आया हूं या वो बात करूंगा। ये क्लास नहीं है और ना ही केवल विद्यार्थियों के लिए है बल्कि सबके लिए है। उनका दर्शन एक मानवीय दर्शन था और मैं देखता हूं कि उसमें सबसे बड़ा मानवता का कोई मूर्त रूप देखने को मिलता है और व्यवहारिक आदर्शवाद देखने को मिलता है। तो वो आदर्शवादी सोच मानवीय दर्शन कहीं मिलती है तो महात्मा गांधी के विचारों में मिलती है, सोच में मिलती है, जिसको जनरली हम गांधीवाद कहते हैं। गांधी मानते थे गांधी मर सकता है मगर गांधीवाद नहीं मर सकता। और मैं आपको बता दूं, यदि गांधीवाद जिंदा नहीं रहा तो हम सब मर जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण दर्शन है गांधी का दर्शन। उन्होंने बाइबिल से सीखा, गीता से सीखा, कुरान से सीखा, उन्होंने जॉन रस्किन से सीखा, उन्होंने टॉलस्टॉय से सीखा, उन्होंने थोरो से सीखा, वो सुकरात से सीखे, उन्होंने लाओ त्सो से सीखा, उन्होंने कन्फ्यूशियस दर्शन से सीखा। और उनके अंदर ये सोच थी और ये कैपेसिटी थी, ये क्षमता थी कि किसके अंदर से क्या अंगीकरण करना है, किसका अनुकरण करना है, किसको अस्वीकार करना है और किसका समन्वय करना है। ये उनकी फिलॉसफी और सोच का मेन बेस था, या मैं ये कहूं कि मूल आधार उनका यही था। मेरा कहने का मतलब यह है कि गांधी एक शिक्षक थे, एक संदेशवाहक थे। वो शंकर नहीं थे, वो कांट नहीं थे, वो बुद्ध थे, वो सुकरात थे, जिन्होंने अपनी निष्ठापूर्ण अनुभूतियों, एक्सपेरिमेंट्स को अपने उद्गारों के रूप में व्यक्त किया। दुनिया में कहीं भी किसी के विचारों में सबसे कम अंतः विरोध देखने को मिलता है तो वो गांधी के दर्शन में मिलता है, गांधी के विचारों में मिलता है। उन्होंने आजीवन सत्य और अहिंसा संबंधी सिद्धांतों का परीक्षण किया और आप अच्छी तरीके से जानते हैं
गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने लिखा कि ये करमवीर गांधी जो हमारे देश के लिए इंद्र थे, जिन्होंने यहां पर वर्षा की, अमृत वर्षा की इस मरुभूमि पर और अफ्रीका पर, ये राम थे और ये खास तौर से भीष्म थे। उन्होंने मानवीय मूल्यों का संदेश दिया। वो डार्विन, कार्ल मार्क्स, निस्से, सोरेल जैसों की तरह नहीं थे जिन्होंने हिंसा का महिमा मंडन किया हो, अतिमानव के सिद्धांत दिया हो। ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वो हमारे लिए प्लेटो थे, वो हमारे लिए सिसरो थे, जिन्होंने समस्याओं का देखा और समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग का प्रतिपादन किया। वो मानता था कि मनुष्य समान है, स्वतंत्र है और अपने आप में विभूति है। इसलिए वो कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उनके लिए ईश्वर सत्य था और सत्य ईश्वर था, और उसे प्राप्त करने का कोई मार्ग है तो वो अहिंसा है। इसलिए वो कहा करते थे कि मैं कोलंबस और स्टीवेंसन की जाति का हूं, जो भयंकर से भयंकर तूफानों के अंदर भी आशावान बने रहते हैं। गांधी का संदेश अपने आप में सृजनात्मक, अहिंसक, आध्यात्मिक, नैतिक और मानवीय दर्शन, यानी एक मानवीय सोच के साथ भरा हुआ दर्शन है, जो हमें और हमारी आत्मा को शांति देता है और व्यक्तित्व के विकास में एक नया मोड़ देता है। हम सब जानते हैं, गांधी का स्वराज केवल राजनीतिक स्वराज नहीं था। गांधी का स्वराज स्वशासन नहीं था। गांधी का स्वराज था आत्म संयम, आत्म अनुशासन, स्वयं अनुशासन के साथ स्वशासन की प्राप्ति। उनका स्वराज एक वर्ग की चार भुजाओं की तरह था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक भी था, आर्थिक भी था, सामाजिक भी था, नैतिक था। जिसका उद्देश्य था एक ऐसा समाज जो आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, विकेंद्रीकृत हो, ग्राम स्वराज पर आधारित हो, पूंजीवाद और समाजवाद का समन्वय हो, एक ऐसी व्यवस्था हो जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित हो। उनके मानवीय मूल्य इतने गहरे और व्यवहारिक थे, तो वो कहते थे कि कुदाल से लगाकर कुरान तक, अर्थात एक जो तालीम है, हमारी जो नई तालीम, नई सोच जो उनकी थी, वो ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति लेबर करे और काम करे, और काम ही वस्तु का मूल्य, काम के ऊपर लगा हुआ श्रम ही व्यक्ति का, उस वस्तु का मूल्य होना चाहिए, और कुछ भी नहीं। उन्होंने कुटीर उद्योगों का समर्थन किया। आज आप जानते हैं हमारे देश की बहुत बड़ी जरूरत और आवश्यकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना भी हो गया हो, मगर भौतिकता की दौड़ के अंदर आदमी जितना तनावग्रस्त है, जितना दुखी है, भौतिक सुख सुविधाएं इंसान प्राप्त कर सकता, परंतु नैतिक सुख सुविधाएं, मानसिक सुख जो है, तनाव, आज आप देख रहे हैं, हम सब जगह देख रहे हैं, एक व्यक्ति, एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर दी, एक डीजीपी लेवल के अधिकारी ने खुद को गोली मार दी। ये सब स्थितियां इसलिए पैदा हुई, ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं है, मगर केवल और केवल भौतिक विकास से सब कुछ नहीं होता। इसके साथ आदमी का आध्यात्मिक विकास भी बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने खेती बाड़ी, पशुधन और कुटीर उद्योगों पर जोर दिया। वो ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का भंगी होना चाहिए, हरिजन होना चाहिए, जिसको हरिजन उन्होंने शब्द दिया नाम, सफाई करने वाला सब खुद, और पाखाने से यह शुरुआत होनी चाहिए। एक ऐसा अहिंसा आधारित, शोषणहीन, समता आधारित समाज की स्थापना करें जिसमें कोई व्यक्ति भूखा नहीं हो। वो कहते थे भूख पर आपका अधिकार है, रोटी पर आपका अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं के प्रति, अपने समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य है। किसी का पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। वो ये मानते थे कि एक ऐसा काम हो जो आरामदायक हो और आराम का काम हो, यानी काम के साथ मनोरंजन भी हो। वो श्रीमान के समर्थक नहीं थे, वो श्रममान के समर्थक थे। वो क्रांतिकारी थे,
मगर उनकी क्रांति के साधन जो थे वो चूल्हा था, वो झाड़ू था, वो चरखा था। आत्म स्वाभिमान का प्रतीक था चरखा उसका। वो ऐसा सर्वोदयी समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति दाम के लिए काम और काम के लिए काम के मुताबिक दाम के सिद्धांत पर नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज जिसमें मेहनत इंसान की और दौलत भगवान की हो। अर्थात गीता के उस सिद्धांत पर आधारित समाज हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म करता रहे और फल की इच्छा नहीं करे। उनकी दृष्टि में अंत्योदय एक ऐसा सिद्धांत है जो केवल सामाजिक आधार पर पिछड़े या अंतिम व्यक्ति की बात नहीं करता, बल्कि वो कहता है सबसे पहले अंतिम व्यक्ति का मापन करना है तो आर्थिक दृष्टि देखी जाए, फिर सामाजिक, फिर धार्मिक, फिर शैक्षणिक, और सभी का सभी तरह से उत्थान कैसे होगा, यह सर्वोदय होगा। उन्होंने शहरों से ज्यादा गांवों को प्राथमिकता दी। उन्होंने माना कि गांव भारत की आत्मा है। सादा जीवन और उच्च विचार के समर्थक थे। वो मनुष्य की आत्मा और मनुष्य से सिवाय अन्य वस्तुओं को उसके लिए साधन मानते थे। वो नई समाज को नई दिशा देने के लिए नई तालीम की बात करते थे। वे साधनों की शुद्धता की बात करते थे। उनकी अहिंसा का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण साधन था कि वो कहते थे कि घर के अंदर यदि महिलाएं अपने ज्यादा ड्रेसेज या कपड़े रखती है और किसी महिला उस कारण किसी महिला को यदि कपड़े नहीं मिलते हैं तो वो भी हिंसा है। वो सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक सफाई, शारीरिक श्रम को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका आदर्श, उच्चतम आदर्श जो था वो पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना थी। वो मानते थे कि हमारा साध्य है जिसे प्राप्त करना जरूरी नहीं, मगर कम से कम 100 राज्य की तो स्थापना होनी चाहिए। एक ऐसे समाज की स्थापना होनी चाहिए जो सर्वोदयी होगा। ऐसा समाज जो अहिंसात्मक शासनहीन राज्य की स्थापना की जाए। हमारे नजरों के अंदर एक ऐसा संपूर्ण अहिंसात्मक राज्यहीन समाज होना चाहिए, मगर सब आइडियल हमारा अहिंसात्मक शासनहीन समाज होना चाहिए। एक ऐसा समाज जिसमें रेल, जिसमें अस्पताल, जिसमें मशीन, जिसमें सेना, जिसमें न्यायालय कहीं पर भी नहीं होंगे। ऐसा लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होगा, बल्कि वो एक सच्चा लोकतंत्र होगा। वो संसदीय लोकतंत्र के जबरदस्त विरोधी थे। पश्चिमी लोकतंत्र के वे जबरदस्त विरोधी थे। उनका मानना था कि यूके की पार्लियामेंट एक पतित बहाज है, एक वेश्या है जो कुछ भी पैदा नहीं करती। शहर जो है वो भ्रष्टाचार और अन्याय के अड्डे हैं। यहां धूर्तों की टोलियां घूमती हैं, वेश्याओं के लिए गलियां हैं जहां पर गरीब को अमीर लूटता है। वो शहर है। उनका मानना था कि गांव नष्ट हो गए तो हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा, और हिंदुस्तान नष्ट हो गया तो दुनिया का उद्देश्य खत्म हो जाएगा, दुनिया का मिशन खत्म हो जाएगा, मानवता का मिशन खत्म हो जाएगा। इतनी जबरदस्त सोच रखने वाला व्यक्ति और उसका दर्शन आज आप सब जानते हैं कि क्लास 8 में और विद्यार्थियों को स्कूलों के अंदर कैसे पढ़ाया जाता है। और सिलेबस में तो आपने भगत सिंह को भी रख दिया, मगर नाम केवल उसके फिलॉसफी पढ़ाने के नाम पर, उनके दर्शन को पढ़ाने के नाम पर आप क्या पढ़ाते हैं यह दुनिया जानती है। मैं नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि आज के दिन यह बात कहना भी अपने आप में हिंसा होगी। और मैं कम से कम आज के दिन मैं गांधी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। हम सब कोशिश कर सकते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गांधी की सोच का अनुगमन करें। मैं बहुत ही स्पेशल बात आपसे कहना चाहता हूं। गांधी ने अपनी एक
पत्रिका जो वीकली छपती थी, यंग इंडिया, जिनके अंदर उन्होंने एक लेख लिखा था 22 अक्टूबर 1925 को। ऐसे ये डोनाल्डसन का लेख था, मगर उसको पढ़ा था गांधी ने, और 3 महीने बाद उन्होंने दोबारा लिखा था गांधी ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि समाज के अंदर 7 पाप है। और वो 7 पाप क्या है, ये सबको पता होना चाहिए। पहला पाप है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। आज आप देख रहे हैं हमारी पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस, जिसमें प्रिंसिपल किताबों में है। वेल्थ विदाउट वर्क, हम क्या कर रहे हैं सबको पता है। प्लीजर विदाउट कॉन्शियस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, ये पाप है। ये कभी नहीं किए जाने चाहिए, इसे कभी सम्मान नहीं किया जा सकता। वो मशीनीकरण और मशीन आधारित समाज की स्थापना नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मशीन के एक झटके से हिंदुस्तान पागल हो जाएगा। और आप देख लीजिए, मशीन की टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा हमारी जेब में है, जिस पर आप हाथ में लेकर देख रहे हैं मुझे। किधर जा रहे हैं? प्रासंगिक है गांधी की सोच। हम कभी गांधी को बुला नहीं सकते। उन्होंने कहा पश्चिम की ताकत एक नशे की ताकत है, जहां नीति और धर्म को कोई स्थान नहीं है। वो ये मानते थे कि रेलों ने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने हमें पागल कर दिया। वो औद्योगिकरण, मशीनीकरण, नौकरशाही को ये मानते थे कि ये यंत्र है, ये मशीन है, इंसान का मशीनीकरण है और कुछ नहीं है। उदारवादी समाज एक मछली बाजार है और कुछ भी नहीं है। पश्चिमी लोकतंत्र नाजीवाद और फांसीवाद का मिश्रित रूप है और कुछ नहीं है। अंग्रेजी हमारी गुलामी की प्रतीक है, और गांधी ने कहा था दुनिया को कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। वो हिंदुस्तानी के समर्थक थे। हिंदी मैंने नहीं बोला, हिंदी के साथ उर्दू के वो समर्थक थे। ऐसे महान आत्मा को, महान व्यक्तित्व को आज हम सैल्यूट करते हैं। दुनिया इस पर गर्व करती है और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि यह गांधी की धरती है, और इस धरती पर गांधी जैसे, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, नानक जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने केवल और केवल अपने समाज और कुछ सीमा तक ही नहीं बल्कि पूरे मानवीय समाज को एक नया दर्शन दिया, और हम सब उसका अनुगमन करें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत आज के दिन की फिर से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद विद्यार्थियों। मस्त रहिए, खुश रहिए, और खास बात यह कि आनंद के साथ मेहनत करते रहिए, क्योंकि जरूरी है। जब तक आपके काम में आनंद नहीं आएगा तब तक आप उस काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी बात है। बड़ों का सम्मान करिए। हमारे महापुरुषों का जितना आप अनुगमन कर सकते हैं उतना करना चाहिए, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा उनके दिखाए मार्ग पर चलें। बहुत बोलने का मन होता है। गांधी की फिलॉसफी पर आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने 20 घंटे से ज्यादा का लेक्चर दे रखा है।
कई बार मुझे लगता है कि जिस विकेंद्रीकरण, जिस लोकतंत्र, जिस व्यवस्था की बात ये लोग आज के नेता करते हैं, उसमें गांधी का नाम है मगर गांधी की सोच कहीं पर भी नहीं है। सबसे ज्यादा कहीं पतन की तरफ धकेला है और गई है तो वो राजनीति गई है। राजनीति की स्थिति बहुत खराब है और नेता और गुंडों में ज्यादा फर्क रहा नहीं है। एक समय था जब हम पढ़ते थे, उस समय यह पढ़ाया जाता था कि राजनीति में अपराधीकरण। आज तो यह लगने लगा कि राजनीति में अपराधीकरण पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो सबके सब लोग अपराधी है। मेरी बात आपको बुरी लगती होगी क्योंकि कोई आपको अच्छा लगता होगा, बाकी तटस्थ होकर यदि सही दृष्टि से देखेंगे और गांधी की तस्वीर को सामने रखेंगे तो आपको यह बात सही सिद्ध लगेगी। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने में ध्यान नहीं रहे, तो मुझे पता है ये मीडिया का युग है और इस युग में कोई जुबान फिसल गई तो गलत हो जाता है। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।